नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, साल 2008 में। और उस भारत को समझने के लिए हम एक बहुत ही अनोखा जरिया इस्तेमाल करेंगे, अखंड ज्योति का जनवरी 2008 का अंक। देखिए, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक पत्रिका नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र की आत्मा का एक तरह का विश्लेषण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी, इतने साल गुजर जाने के बाद, हम उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और पता करते हैं। जरा सोचिए, लेख की शुरुआत ही सीधे इसी सवाल से होती है, ये कौन सा हिंदुस्तान है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ना ही सिर्फ एक शीर्षक। ये एक तरह से एक गहरी बेचैनी की चीख है। ये उस भारत के बारे में है जो अपनी आज़ादी के 60 साल बाद एक बहुत ही अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था, अपनी असली पहचान को लेकर, जैसे उलझन में था। तो आखिर ये संकट था क्या? पत्रिका के अनुसार ये कोई राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एक सांस्कृतिक और सामाजिक पतन था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे देश अपनी रूह से, अपनी आत्मा से ही दूर जा रहा हो। तो आइए देखते हैं कि इस पतन के लक्षण क्या-क्या बताए गए थे। इस नई उपभोक्तावादी संस्कृति को समझाने के लिए पत्रिका ने एक सदियों पुरानी कहावत का इस्तेमाल किया, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब है, कर्ज लेकर घी पियो। ये एक सीधा सीधा, बहुत तीखा कटाक्ष था उस सोच पर जहां लोग अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने के लिए कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। और इस उपभोक्तावाद का नतीजा क्या हुआ? देश में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। एक तरफ तो था ये आधुनिक भारत, अंग्रेजी बोलने वाला, मॉल्स और ब्रांड्स की चमक दमक में डूबा हुआ। और दूसरी तरफ था एक दूसरा भारत, जो अपनी भाषा और अपनी परंपराओं से जुड़ा था, लेकिन उससे लगातार ये महसूस कराया जा रहा था कि वो पिछड़ा हुआ है, वो पीछे छूट रहा है। ये सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं था, ये एक गहरा सांस्कृतिक अलगाव था। और ये संकट देखिए धीरे धीरे समाज की नस नस में फैल रहा था। सांस्कृतिक पहचान की जगह बाजार के मूल्यों ने ले ली थी। परिवार टूट रहे थे क्योंकि रिश्तों की गर्माहट पर चीजों की चमक हावी हो रही थी। शिक्षा का मकसद चरित्र बनाना नहीं, बस नौकरी दिलाना रह गया था। और त्योहार, वो तो जैसे अपनी आत्मा ही खो चुके थे, बस शॉपिंग करने का एक और मौका बनकर रह गए थे। तो समाज की इन सारी बाहरी समस्याओं को गिनाने के बाद ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है, और उसका समाधान भी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। यहीं से पूरी बातचीत का फोकस बाहर की दुनिया से हटकर हमारे भीतर की दुनिया पर आ जाता है। अब यहां से ये विश्लेषण एक और भी गहरे, एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है। ये हमें बाहर के शोर शराबे से दूर अपने ही भीतर मौजूद एक विशाल ब्रह्मांड की खोज पर ले जाता है। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। कितना कमाल का विचार है ना? ये स्रोत कहता है कि हमारा ये जो शरीर है, ये सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का एक छोटा रूप है, एक माइक्रोकॉस्म। मतलब ये कि जो भी शक्तियां, जो भी नियम इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो सब के सब हमारे अंदर भी मौजूद हैं, बस सोई हुई हालत में। और देखिए, ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। योग विज्ञान के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पूरी 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000। आप इन्हें एक तरह से ऊर्जा का एक अदृश्य हाईवे नेटवर्क समझ सकते हैं, जो पूरे शरीर में जीवन शक्ति यानी प्राण को पहुंचाता है। इतना विशाल और जटिल सिस्टम, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा क्षमता छुपी हुई है। यहां पर लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क बताता है। एक ऊर्जा तो वो है जो मशीनों को चलाती है, जैसे पेट्रोल या बिजली। ये एक मैकेनिकल फोर्स है। लेकिन एक और ऊर्जा है जिसे कहा गया है सचेतन ऊर्जा। ये वो जीवन शक्ति है जो हर जीवित प्राणी में मौजूद है, और ये सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शक्ति है जो हमारे होने का आधार है। तो अब जाके सारी बात एक बिंदु पर सिमट जाती है। समाज का जो पतन हमें दिख रहा है, वो असल में समस्या है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम। असली बीमारी तो है हमारी अपनी अंदरूनी शक्तियों को ना पहचान पाना। हमने बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन खुद को अंदर से बदलना शायद हम वही भूल गए। तो ठीक है, अगर ये नाकामी ही असली जड़ है, तो जाहिर है समाधान भी वहीं से शुरू होगा। सवाल अब ये उठता है कि इस अंदर की जीवन शक्ति यानी प्राण को आखिर जगाया कैसे जाए, उससे साधा कैसे जाए। चलिए देखते हैं पत्रिका इसके लिए क्या रास्ता बताती है। और इसका जवाब बहुत ही व्यवहारिक तरीके से दिया गया है। हमारी ऊर्जा कहाँ बर्बाद होती है?
गुस्से में, चिंता में, लालच और नकारात्मक विचारों में। और इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है? सकारात्मक सोच से, इमोशनल बैलेंस से और योग के अभ्यास से। ये एक तरह से जीवन का एनर्जी मैनेजमेंट चार्ट है, बिल्कुल साफ साफ। अच्छा, अब अंदरूनी ऊर्जा के प्रबंधन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये स्रोत हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल खाका, एक ब्लूप्रिंट भी देता है। और ये खाका बहुत व्यवस्थित है। पहला कदम, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें, क्योंकि बिना दिशा के ऊर्जा बिखर जाती है। दूसरा, सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि मन की स्थिति ही नतीजे तय करती है। फिर आता है अनुशासन, समय का सही प्रबंधन और अपने वादों का सम्मान, जो विश्वास पैदा करता है। और आखिर में सबसे जरूरी, नकल छोड़कर अपनी मौलिकता को विकसित करना। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ये एक ठोस एक्शन प्लान है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है। इस लेख का मूल तर्क ये है कि समाज को बदलने का रास्ता सिस्टम को बदलने से नहीं, बल्कि व्यक्ति को बदलने से शुरू होता है। जब एक एक इंसान खुद को बेहतर बनाएगा, तभी तो सामूहिक रूप से एक नए और बेहतर समाज का निर्माण होगा। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाती है। अब बात सिर्फ व्यक्तिगत या सामाजिक सुधार की नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उसे फिर से परिभाषित करने की बात है। महर्षि अरविंद के इस उदाहरण का इस्तेमाल करके ये श्रोत तर्क देता है कि भारत की असली ताकत उसकी आध्यात्मिक विरासत में है। राजनीतिक या आर्थिक आज़ादी तो एक हिस्सा है, लेकिन असली महानता और सच्ची स्वतंत्रता तब आएगी जब हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ओर वापस लौटेंगे। इन दोनों तरह की स्वतंत्रता में एक बुनियादी फर्क है। राजनीतिक स्वतंत्रता बाहर की व्यवस्थाओं को बदलती है, लेकिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमारे अंदर के चरित्र को बदलती है। एक सतही हो सकती है, जबकि दूसरी एक स्थायी परिवर्तन लाती है, क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को जोड़ती है। तो आखिर में ये स्रोत हमारे सामने एक बिल्कुल साफ विकल्प रखता है। या तो हम उपभोक्तावाद, शहरी भीड़ और पश्चिमी नकल के रास्ते पर चलते रहें, या फिर हम एक ऋषि केंद्रित जीवन शैली, गांवों का पुनरुद्धार और अपनी भारतीयता पर गर्व करने का रास्ता चुनें। ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। और यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 2008 की ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं, और अगर सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत अंदर से ही होती है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इस यात्रा में हमारा पहला कदम क्या होगा और कहां से उठाया जाएगा।